वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और एक नया दिन है, नई सुबह है, दिन का हो चुका है आगाज। हम आपके साथ साथ हैं और एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं नई बातें लेके और नए कुछ मेहमान लेके जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब, देखते हैं कि आज हमें कौन सी नई चीजें, नई बातें सीखने को मिलती हैं। पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर रिपोर्टर मोहसिन उल मुल्क साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा दिन आज का। मैं सुबह सुबह उठा हूँ, धूप निकली हुई थी और बाहर निकल के एक अच्छा एहसास हुआ। काफी दिनों से आपको पता है कि वेदर जो है ना वो ऐसा था कि सूरज देखने को तरस रहे थे। ऐसा ही है। जब सूरज निकला तो पूरी आपोताप के साथ, और आज का दिन भी बड़ा एनर्जेटिक नजर आ रहा है सुबह। चलें, बड़ी अच्छी बात है। आपको यहाँ पाके एक पॉजिटिव वाइब फील हो रही है, तो बहुत शुक्रिया आपके बहुत ही कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया। और सेकंड गेस्ट की जानिब मूव करते हैं। हाशिर राजपूत एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाशिर, जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, ठीक है। क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीजें हैं जिन पर काम हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे हाशिर से। और मोहसिन उल मुल्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। करंटली क्या चल रहा है फील्ड में, क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, किन चीजों पर काम कर रहे हैं और क्या समझते हैं कि किन चीजों पर काम करने की मजीद जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे बहुत ही खूबसूरत से सेगमेंट के बाद, जो कि है आज नेकी की बात, बढ़ते हैं उस सेगमेंट की जानिब। देखते हैं हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज मुझे एक लंबी हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फरमाया था, सहाबा का मजमा बैठा हुआ था, आपने फरमाया, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कौन है जो तुम में से मुझसे चंद कलिमात ले ले, खुद भी अमल करे और लोगों को भी इसकी दावत दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर मैं खुद भी अमल करूँगा और दूसरों को भी इसकी दावत दूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली चीज़ जो इरशाद फरमाई, इत्तक़िल महारिमा तकुन आबदन नास। पहला पैगाम, इत्तक़िल महारिमा तकुन आबदन नास। ए अबू हुरैरा, हराम चीज़ों से बाज हो जा तो दुनिया में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। तेरी आँख हराम न देखें, तेरे कान हराम न सुने, तेरे पेट में हराम न जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस बात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन, जज़ाकल्लाह। और बिल्कुल ठीक कहते हैं कि दिन का जो आगाज है वो अच्छी बात से, अच्छी चीजों से करना चाहिए ताकि आपका जो दिन है वो अच्छा और पॉजिटिव गुजरे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप खुद कितने पॉजिटिव हैं। मोहसिन साहब, क्या कहना है आपका? आपको यही कहना है कि दिन का आगाज आपने भी एनर्जेटिक तरीके से प्रोग्राम का आगाज किया, थोड़ा सा दिन भी इस तरीके का निकला, तो आज एनर्जेटिक मैं मतलब मूड में आ गया हूँ। और उसकी वजह यही है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए हर चीज के साथ, और जब तक पॉजिटिव हैं तो वो एनर्जी भी आपके साथ साथ आगे जाती है। और पॉजिटिव रहने का एक अच्छा फायदा ये है कि आप पॉजिटिव हैं तो दूसरा भी आपसे वो पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करेगा और इस तरीके से माशरा जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। मतलब कितनी एक पॉजिटिव और कितनी एक अच्छी बात है कि आपसे कितने लोग मुतासिर होते हैं। बिल्कुल ऐसे आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बाज़-औक़ात हमें इसका अंदाजा नहीं होता कि आपसे कितने लोग कितना कुछ सीख रहे होते हैं। देखें, किसी के सामने आप स्माइल भी कर रहे हैं तो वो सदका जारिया है, नेकी भी है, और उसके अलावा आपका एक इमेज जो है या एक जो पॉजिटिविटी है वो आगे तक जाती है। दूसरा खुश हो जाता है और दूसरों को खुशियां देना ही मेरे ख्याल में असल जिंदगी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन आप तब अचीव करते हैं जब आपसे कोई खुश होता है या आपकी सोहबत का एक पॉजिटिव असर जाता है, तो आपका ज़मीर भी मुतमईन होता है कि यस, आज मैंने कोई है जो बहुत अच्छा काम कर लिया। बिल्कुल, वो आपने सुना होगा कि आप किसी के साथ अच्छा करते हुए, एक वो मूवी में भी आया था कि आप
3 लोगों के साथ और भी अच्छा कर दीजिएगा। हाँ। वो और आगे 3 को कहना है कि 3 के साथ और अच्छा कर दे, तो मतलब है कि इस तरीके से माशरा कितना बेहतरी की तरफ जा सकता है सिर्फ इन चीजों से। मोहसिन उल-मुल्क साहब बताइए, आजकल क्या चल रहा है, क्या चीजें आप देख रहे हैं फील्ड में? पॉजिटिविटी की बड़ी बात कर ली है, अब थोड़ी सी नेगेटिविटी की बात भी कर रहे हैं। इश्यूज की जाने बात है ना, इश्यूज तो बहुत है, इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके अलावा गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस वाला इस वक्त बहुत ज्यादा टॉपिक इन है। मुख्तलिफ पॉकेट्स में हम बैठते हैं एज ए जर्नलिस्ट, तो हर किसी को इस चीज से कंसर्न है कि मौजूदा हालात जो मुल्की हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और 3 साल पहले मुल्क के क्या हालात थे या 10 साल पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं, आगे क्या होंगे। तो मुश्किलात तो बढ़ती जा रही हैं मुल्क में। ठीक है, कल रात की अगर हम बात करते हैं, खानेवाल रोड पे किसानों का एहतजाज हुआ, किस हवाले से हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? वही बात हुई, महंगाई वाला फैक्टर था इसमें, और इसमें जो महंगाई का इस वक्त सबसे ज्यादा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है आम बंदे को, वो है बिजली। और वो बिजली के बिल इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपकी इनकम, मेरी इनकम, सबकी इनकम, जो भी कंसर्न जाहिर कर रहा है। अभी हम एक अच्छी बात भी सुन रहे थे, उनमें कहा कि रिस्क हलाल सबसे बड़ी इबादत है और रिस्क हलाल खाएं। रिस्क हलाल कमाने वाले इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगर मेरी इतनी इनकम है तो मैं उसमें किस तरीके से बिजली का बिल भरूंगा, किस तरीके से राशन या ग्रोसरी करूंगा, किस तरीके से बच्चों की स्कूल की फीस भरूंगा, और बहुत सारे मामलात हैं उनको कैसे चलाऊंगा। तो इस वक्त गवर्नमेंट ने महंगाई तो कर दी, लेकिन जो इनकम है लोगों की वो बढ़ाना ना पॉलिसी का हिस्सा नहीं रहा। तो इसकी वजह से अब जो डिसबैलेंस आ रहा है माशरे में वो यही है कि इनकम वही की वही है, शायद उससे पहले से भी कम हो गई है, लेकिन अखराजात बढ़ गए। और उसमें सबसे अहम जो रोल इस वक्त है वो बिजली के बिलों का है, जिसके ऊपर किसान इस वक्त सड़कों पे आ रहे हैं। और हमने ये पहला शो देखा है, अभी उन्होंने कल के शो में किसानों ने ये अंदिया दिया है कि ये अभी छोटा सा ट्रेलर है, हम इससे बड़ा करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद की कॉल दे रहे हैं किसान ने, अभी सिर्फ जो खानेवाल रोड है मैको ऑफिस के सामने कुछ देर का एहतजाज किया है। तो आप मजमीन देखें कि पूरा मुल्तान कल स्टक हो गया था, ट्रैफिक के मसाइल हो गए थे, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना था। यहाँ हमारे ऑफिस से चौक कुमारा जाना था, कई लोगों ने तो वो कई घंटे जो है ना वो फंसे रह गए। तो सिर्फ उन्होंने कहा ये ट्रेलर है, और जब आप देखें किसी को पिन अप करेंगे कितना बर्दाश्त करेगा, वो फिर उभर के सामने आएगा, रिएक्ट करेगा। तो वो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हुकूमत के दिन भी पूरे हो रहे हैं, 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। हुकूमत ने बहुत सारे वादे किए थे, वो वादे तो दूर की बात, उनसे भी मुश्किल हालात इस वक्त लोगों के नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जा सकती है शायद आखिरी बजट आना है जून का, जून में ये हुकूमत कुछ कर ले, कुछ ऐसा कर ले जो जादू की छड़ी से कुछ हो जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के लिए इस वक्त जो म्यार जिंदगी है वो नीचे आता जा रहा है और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जब मसाइल बढ़ेंगे तो आप सोच पे एक बंदिश आ जाती है, आप सोच नहीं सकते, माशरे वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो बहुत सारे मसाइल इस कौम को दरपेश हैं, सिर्फ नाकिस पॉलिसीज की वजह से। जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अभी भी यही जिद कर रही है कि हम इनको इस मामलात को हैंडल कर लेंगे, लेकिन मामलात किस तरीके से हैंडल किए जा रहे हैं, गरीब पे बोझ डालकर, और गरीब अब मजीद बोझ सहने का मुतमिल नजर नहीं आ रहा। गरीब के लिए अब चूल्हा जलाना, बिजली का बिल जो सबसे बड़ा इस वक्त फैक्टर है। अब सर्दियों के दिनों में कई लोग कह रहे हैं कि उनका 200, 300, 1000 बिल आ जाता था, 7-7, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। तो उनका बजट जो अपसेट हो रहा है। अगर सर्दियों में कंडीशन है जब एयर कंडीशंस नहीं चल रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं, तो गर्मियों में जाके ये कंडीशन कहाँ जाएगी। ये तो मामला 20,000, 30,000 सिर्फ बिजली के बिल का है। जो कमाने वाला है 20,000 या 40,000, वो किस तरीके से गुजारा करेगा, ये एक बड़ा इस वक्त सवाल है। और हुकूमत ने IPPs को इजाजत दी इससे पहले, और ये 2 साल से चलता आ रहा है सिलसिला। IPPs जो डिमांड करती रही हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, वो उनकी पूरी करते रहे। और उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे बिजली के बिलों पे कितना इफेक्ट आएगा। क्या आम बंदा पाकिस्तान का 20,000 बिजली का बिल भर सकेगा? तो सवाल था नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, और उसके बाद बिजली के बिल, IMF की भी कुछ शराइत थी, उसके बाद बढ़ गए। अब हाल ये है कि अभी किसान आए हैं,
अभी हाँ ये जी। अभी जो पीडीएम की कॉल है उसके बाद आम आवाम भी आएंगे और उसके अलावा ताजर आएंगे जो दुकानों पे कर रहे हैं कमर्शियल बिल्कुल, बिल। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ये घरेलू बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक जो बिल है वो कहां से कहां, कमर्शियल बिल कहां से कहां जाएंगे, तो फिर ताजर बाहर आएंगे, किस किस को रोकेंगे। तो बिजली का जो फैक्टर है हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है अगर हुकूमत ने इस पर काम किया, क्योंकि रिवर्स नामुमकिन नजर आ रहा है ठीक और है। आप इनकम बढ़ा नहीं सक रहे हैं। तो दोनों में हुकूमत इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई दिखाई दे ठीक रही है, अभी हम कल रात की बात कर रहे हैं, किसानों के एहतजाज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बिजली के बिलों के हवाले से। वो एक रिएक्शन था जो कि रिएक्शन समहाउ जस्टिफाइड था। बिल्कुल लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी की भी बात करेंगे कि उन्होंने अभी इसी वीक में जिस तरीके से इन्होंने किसान मार्च किया, जो अरेंज किया, उसका क्या आउटकम था, क्या पॉजिटिव उससे रिजल्ट निकला, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन कोविड-19 के बढ़ते केसेस के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, न्यू वेरिएंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, लोगों को अवेयरनेस क्या जो थी वो भी खत्म हो गई है? लोगों ने इसको इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया? अवेयरनेस की बात नहीं है, मैं डेली जनूबी पंजाब के फिगर्स दे रहा होता हूँ, यहाँ से हम ले रहे होते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो फिगर्स इस तरीके से एक हफ्ते के दौरान बढ़े हैं। मैंने पिछले हफ्ते 30 फिगर्स दिए थे जनूबी पंजाब से कोविड के, और उसके बाद एक अगले दिन वो 42 पे गया, उसके बाद 88 पे गया फिगर। बढ़ता बढ़ता सेंचुरी कंप्लीट की एक हफ्ते के दौरान, मतलब 3 से 4 दिन के दौरान किस तरीके से बढ़ रहा है। और आज जो फिगर मैं दे के आया हूँ 212 नंबर है सिर्फ जनूबी पंजाब से। अभी पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में 100% इजाफा हो रहा है। और लोग ऑब्वियसली इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, या हम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद ये जो मौजूदा वेरिएंट है ये बहुत तेजी से इफेक्ट कर रहा है। और सिर्फ ये रैपिड टेस्ट नहीं होते हैं, ये वो टेस्ट हैं कि जिसने करवा लिया कि हमने जाके करवाना है, तो ये उनका डाटा है। अभी कई इससे ज्यादा नंबर हैं जो लोग अपने आप को खुद ही क्वारंटाइन कर लेते हैं, खुद ही घर पे आइसोलेट कर लेते हैं, या खुद ही अपनी मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। तो ये वो है, लेकिन ये मौजूदा वेरिएंट है, तेजी से फैल रहा है। इसमें शर्मवाद कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अभी और बहुत सारा नंबर है जो कि सिर्फ ये हम फिगर्स पे बात कर रहे हैं, शायद इससे बहुत ज्यादा हो, नंबर जो है 100% से भी ज्यादा हो। लेकिन बात यह है कि अभी एहतियात करनी चाहिए। अगर किसी को इस दौरान में आपको शिकायत हो रही है, तो आप अगर टेस्ट नहीं भी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आइसोलेट करें, लोगों से दूर रहें। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा भी हमें कोई साइन भी आ रहे होते हैं, हम गैदरिंग में जा रहे होते हैं, हम अपने मसरूफियात वो कंटिन्यू रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये वेरिएंट इतना तेजी से फैल रहा है कि 1 मिनट में 100 लोगों को ये इफेक्ट कर देता है। ठीक है, कोविड-19 के नए वेरिएंट के हवाले से हम बात करें, फिजिकल इफेक्ट्स तो है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ हमारी मेन प्रायोरिटी होती है। हमेशा मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं। कोविड-19 ने लोगों की, अवाम की मेंटल हेल्थ को किस तरीके से मुतासिर किया है, कैसे इफेक्ट किया है, इस पर हम बात करेंगे। साजिदा अनवर साहिबा, साइकोलॉजिस्ट, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिदा अनवर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोविड-19 के वेरिएंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। करंटली जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। फिजिकल इफेक्ट की तो बात करते हैं, साइड बाय साइड देयर इज अ शेयर नीड कि हम जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है या कोविड-19 है, इसके अवाम की मेंटल हेल्थ पर क्या असर हुआ है? बिल्कुल, देखा जाए तो मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इससे मुतासिर हुई है। जिस तरह की लोगों में एक इनसिक्योरिटी है, एक फियर है, रोजमर्रा जिंदगी में बाहर निकलते हुए, सोशलाइज करते हुए, किसी क्राउड में, किसी रश में, किसी जगह पे इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए, तो एक तरह से लोग कॉन्शियस भी हो गए हैं, लेकिन एक उनको हर वक्त एक जो है फियर रहता है वायरस के हवाले से। अभी आपने भी देखा होगा, जैसे अभी प्रोग्राम में बात हो रही थी कि इवन वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। हमारे पाकिस्तान के लोगों की मेजॉरिटी ने वैक्सीनेटेड है, लेकिन फिर भी जो है अब हमें जो नया उसका कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन जो है, हमें उसके हवाले से एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से कोविड आया पिछले साल मार्च 2020 में पाकिस्तान में, इसकी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो पॉजिटिव केसेस देखने में आए। तो बस उसी तरह से ये एहतियात जो है वो जरूरी है हमारे लिए।
कि एहतियात बहुत निजात, ये हमारा स्लोगन भी है। और लोगों में नींद के मसाइल हो रहे हैं, लोगों में खौफ जो है वो पैदा हुआ है, और एक इनसिक्योरिटी, एक जो है एक मिलते हुए दूसरों से रोजमर्रा के काम ठीक करते है, हुए। यानी ये सर्टेन इफेक्ट्स हैं जो लोगों की मेंटल हेल्थ पर हो रहे हैं, जिसको एड्रेस करने की खासी जरूरत है। मुझे बताइएगा कि इसके कोविड-19 के जितने भी वेरिएंट्स हैं या कोविड-19 है, इसके वाइड स्प्रेड को कैसे रोका जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए? देखिए, हमारे इख्तियार में जो है वो सिर्फ एहतियात है। पहले तो मेडिकली भी और साइंटिफिकली भी कोई चीज अवेलेबल नहीं थी जब तक वैक्सीन जो है वो प्रूव नहीं हुई थी और प्रैक्टिस में नहीं लाई गई थी। लेकिन अब वैक्सीन के बावजूद जो है वो अगर एक टाइप ऑफ वायरस को जो है प्रिवेंट कर रही है, लेकिन न्यू टाइप ऑफ वायरस को वो बचाव में जो है वो मददगार साबित उस लेवल पे नहीं हो सकती। तो एक तो बूस्टर डोज है वो लगवाएं, जो लोग 2 बार वैक्सीन लगवा चुके हैं, 2 डोजेज अपनी पूरी कर चुके हैं। एहतियात करनी है, अपनी इम्यूनिटी यानी अपनी जो है कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाना है, अपनी डाइट को अच्छा रखना है, जहाँ भी सोशल डिस्टेंस रखें, बाहर जाएं, रश में जाएं, क्राउड में जाएं, और मास्क का इस्तेमाल रखिए। मास्क का इस्तेमाल जरूरी नहीं कि हमें वायरस से बचाता है, और भी बहुत सारी बीमारियां बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप क्या समझती हैं कि इन इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? डिफरेंट जो है वो इसके लिए प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। सोशल मीडिया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वैसे कैंपेन है। जैसे मिसाल के तौर पे एक हमारी कैंपेन जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, हम कोरोना वायरस के हवाले से होने वाली ज़हनी सेहत और नफ्सियाती जो मसाइल हैं उन पर काम कर रहे हैं। तो ठीक है, ये जो हमारी हेल्पलाइन है, ख्याल हेल्पलाइन 0331 111020 इसका नंबर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू साजिदा अनवर साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थी। कोविड-19 के और नए वेरिएंट्स देखने में आ रहे हैं और केसेस में इजाफा हम देख रहे हैं। लोगों की फिजिकल हेल्थ पर तो इफेक्ट है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ पर जो इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। मोहसिन मुल्क साहब, इस बारे में हम बात आपसे भी करना चाहेंगे। छोटी सी याद, बस वो उन्होंने वैसे बताया कि ये एहतियात करनी चाहिए, सिर्फ सुबह उठ के ना गर्म पानी पी लें। Yes. तो उससे भी बड़ा फैक। अभी असद हमारे डीएसएन जो ऑपरेटर है, सुबह मैं उनसे मिला ऑफिस में आके, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते गर्म पानी पी रहा। मैंने कहा क्यों? कहते रात थोड़ा सा मुझे शिकायत हुई है, तो वो कह रहे हैं खुद वो जो है ना उसको हल कर रहे हैं। तो गर्म पानी की आदत बहुत अच्छी है, और सुबह उठ के जो भी सुन रहा है लाजमी पिए, वैसे भी हेल्थ के लिए वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाशिर की जाने बढ़ते हैं। हाशिर राजपूत बहुत ही गौर से, शौक से डिस्कशन जो है वो उसको सुन रहे हैं और हिस्सा भी लेंगे इसमें, लेकिन जरा हम पहले हाशिर से जानते हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है और आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं। आज ऑफिशियल जो किया है उसका एक छोटा सा पार्ट सुनाऊंगा जरूर। और दूसरा ये है कि चल यही रहा है कि टीजर हुआ है, अब ऑफिशियल सॉन्ग आएगा। ठीक है जी, ऑफिशियल सॉन्ग आने वाला है। टीजर हम देख चुके, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल। आपकी सारी जो एफर्ट है, सारी कोशिश वो नजर आ रही थी उसमें। गाने की जाने बढ़ते हैं। हाशिर हमें सॉन्ग का कुछ हिस्सा सुनाने जा रहे हैं। हाशिर, सो गुड। टीजर मैंने देखा था, बहुत खूबसूरत। और जरा मुझे पहले ये बताइएगा ना, लोकेशन पर किसने काम किया? लोकेशन डिसाइड करना, प्लान करना कितना चैलेंजिंग रहा? लोकेशन वाज हमारा, मेरा जो यानी कि सॉन्ग का टोटल सिनेरियो था ना, वो बेस करता है टीम वर्क पे। Yes, अब जब हम स्टूडियो में थे तभी हमने टीम वर्क किया। ठीक है, मेरे साथ जो मुल्तान के बड़े मंजे हुए गिटारिस्ट शॉन पोकम, वो उन्होंने बड़ा गाइड किया मुझे। डायरेक्शन उनकी बहुत अच्छी थी। इवन के वो खुद एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट हैं और उन्होंने मोटिवेट किया कि अपने सॉन्ग में इलेक्ट्रिक सोलो तुम खुद करो। और वो जब आएगा सॉन्ग तो आप लोग सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हाशिर जो है ना वो सस्पेंस छोड़ के जा रहे हैं। मुझे लगा हाशिर पूरा गाना सुनाएंगे। नहीं, ये नहीं होने वाला भाई। नहीं, पूरा गाना नहीं, वो एक सस्पेंस ही रहने दें। ठीक है जी, आप हमें फिर क्यूरियस छोड़ें। क्योंकि बेसिकली बात ये है कि मुल्तान में ना म्यूजिक करने वाले बहुत हैं। ठीक है, करने वाले बहुत हैं, लेकिन ना वो जिसे कहते हैं कि एक पंच नहीं है लोगों में। मैंने जो अब तक देखा है, पंच कुछ लोगों में है, लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, लेकिन अब मौका मिला है ना जिंदगी में, इंशाल्लाह ताला कुछ अच्छा करेंगे। एक मरतबा मुल्तान में
इंशाल्लाह एक बिल्कुल मरतबा आपकी कोशिश जारी है इस हवाले से। बिल्कुल। इंसान जब तक कोई गोल नहीं सेट करता चीजें नहीं बिल्कुल होती। ऐसे ही आपने है। टारगेट सेट कर लिया है, उसको अचीव करने के लिए आप काम कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ चलते हैं छोटे से ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और एक दफा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में इस सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन अल मुल्क साहब, सीनियर सहाफी, हमारे सीनियर रिपोर्टर, हमारे बहुत अच्छे कलीग, और उनके साथ हाशिर राजपूत जिन्होंने फिर सस्पेंस छोड़ दिया है और आधा जो है वो सॉन्ग हमें सुनाया है। अभी हम एंजॉय करने ही लगे थे कि हाशिर ने कहा बस इतना काफी है, बाकी आप जो है जब आएगा तब सुन लीजिएगा। ठीक है हाशिर, हम इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। मोहसिन साहब, कोविड के बारे में बात हो रही है और वेरिएंट्स के हवाले से बात हो रही है, अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही है। अभी डिस्कस हो रहा था कि मेंटल हेल्थ पर क्या असरात हैं। अवेयरनेस की तो हम बात करते ही हैं, फिजिकल हेल्थ पे जो इफेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि मेंटल हेल्थ पर जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, और लेकिन नजर जरूर आ रहा है। खास तौर पर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको हम किस तरीके से टीच कर रहे हैं, क्या उन्हें समझा रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि मास्क के बगैर स्कूल में नहीं जाना। आप भी स्कूलिंग गए होंगे, मैं भी, हम सब गए होंगे। जब अच्छे हालात थे उस दौर की बात कर रहे हैं, तो हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। हमें ये पता था स्कूल जाना है, हमने पढ़ना है, दोस्तों के साथ गपशप करनी है, ठीक है, उसके बाद जो है ना हम घर आ जाएंगे। लेकिन अब बच्चों के लिए एक जो मेंटली इफेक्ट जो हो रहा है, क्या छुट्टियां होने वाली हैं, क्या छुट्टियां हो जाएंगी, क्या स्कूल अभी खुल जाएंगे या बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये बातें हो रही हैं हमारे इर्द-गिर्द। क्या हमने स्कूल जाना है तो मास्क पड़ा है, अब कोई बच्चा मास्क नहीं लगा के जा रहा तो उसे ये लग रहा है कि पता नहीं मैं कोई जुर्म करके जा रहा हूँ ना। तो बच्चों पे इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है ये मेंटल हेल्थ, और हमें शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं चल रहा कि बच्चे कितने इफेक्ट हो रहे हैं। और क्योंकि बच्चों की एक अपनी अलग दुनिया होती है दिमाग के अंदर, वो चीजें सोच रहे होते हैं, कई बच्चे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कई नहीं भी कर रहे होते हैं। तो ये जो इस वक्त बच्चों की अगर बात की जाए तो ये वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें वालिदैन को, इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसके ऊपर रियासत या इंतज़ामिया को भी काम करना चाहिए, महकमा एजुकेशन को भी काम करना चाहिए कि एक जो ऐसा लेक्चर होना चाहिए हर स्कूल में कि बच्चों को जो है वो आप दोबारा उनको एहसास दिलाएं कि ये ज़िंदगी वही है भाई, ये उसी तरीके से हमने जीनी है, लेकिन इसके साथ हमने कुछ मुकाबला करना है और उसके साथ है। अब बच्चों में जो इस तरीके की एहसास महरूमी या फिर वो एक एहसास पैदा हो रहा है, पता नहीं स्कूल अभी 2 दिन बाद बंद हो रहे हैं, अभी जिस तरीके से हम खबर चला देते हैं कि कोविड फैल रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, स्कूल बंद हो गए। इवन के स्कूलों के अंदर इस वक्त शरह जो है वो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के अंदर परसों जो है वो 30 से ज्यादा जो पैसेंजर हैं उनके रैपिड टेस्ट किए गए मजबीन, वो सब के सब जो है ना वो पॉजिटिव थे। उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया। रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, खानेवाल, बहावल नगर, यहाँ से डेली रिपोर्ट हो रही है कि स्कूलों के अंदर असातिज़ा जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं और कई दिन वो पढ़ाने भी गए हैं। मैंने वही बात की है ना कि हम पब्लिक गैदरिंग में हम अपनी आम रूटीन में काम तो करना है, हम जाते हैं, लेकिन जो अफेक्टेड पर्सन है वो उसको भी नहीं पता होता और जो जिसके पास जा रहे हैं तो उसको भी नहीं पता होता। तो हम तो जिंदगी वैसी जी रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ी सी इसके अंदर एहतियात सबको करनी पड़ेगी। और अगर किसी को लगता है कि वो थोड़ा सा भी इस बीमारी में है, हाँ सिम्टम है, उसको खुद भी चाहिए कि वो दूसरों तक इसको ना फैलाए। लेकिन ये बहुत तेजी से रुका नहीं जा रहा। और मेंटल हेल्थ के ऊपर तो इस वक्त सबसे ज्यादा, अभी सिर्फ बच्चों की बात हुई है, खवातीन की जो घरों में बैठी हैं, जो हमारी बुजुर्ग खवातीन है, हमारी माएँ हैं, हमारे जो ग्रैंड फादर्स हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। क्योंकि इस वक्त सब कह रहे हैं जी बूढ़े लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, तो वो घरों में बैठे हैं, कोई भी आ रहा है मिल रहा है उनसे, तो उनके लिए कितना मुश्किल है। तो वो एक साइकोलॉजिकली हम बहुत ज्यादा पीक टाइम से गुजरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी चीजों को सर्वाइव किया है और डील किया है, अच्छे तरीके से हैंडल किया है। सर्वाइव अभी हो रहा है। और अभी ये जो लहर आई है मजमीन, ये बहुत
खतरनाक है। अल्लाह ना करे, हमने वो दौर भी देखा जब पूरा मुल्तान बंद होता था। मैं एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हम फ्रंट लाइन पे काम करने वाले हैं, तो हमने तो बाहर निकलना होता था, बाकी सारा मुल्तान लॉकडाउन होता था। मैं वो रोड भी देखता था जो कचहरी वाला है, तो कोई बंदा ही नहीं नजर आता था उसमें। मौसम मुल्क से हम मजीद उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने टफ टाइम को हैंडल किया, कैसे देखा, उससे कैसे डील किया। हमारे साथ कॉलर मौजूद है ज़ीशान मुल्तान से, हाशिर से बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप हैं? ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक है। ज़ीशान, क्या कहना चाहेंगे? हाशिर से बात करना चाह रहे हैं आप? ये जी हमारा बच्चा है, तो बस इससे बात करना चाह रहा हूँ, मुझे खुशी हुई है। वालेकुम सलाम। किसको? हाँ हाशिर, कैसे हो? ठीक हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बेटा बुआ है, माशाल्लाह, लगे रहो। थैंक यू सो मच। और बाकी इंशाल्लाह सबकी दुआएं सब तुम्हारे साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू। ज़ीशान मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे। हाशिर को बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज दिया उन्होंने। ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत होती है जो आपको मोटिवेट करें, इनकरेज करें फॉर द गुड वर्क। हाशिर, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, ग्रेट। बहुत अच्छा। हाशिर की जर्नी के हवाले से बात करें, पहले तो बात हुई थी, अब हाशिर क्या क्या चीजें देख रहे हैं, कुछ चेंज आया है? हाँ, लाइफ में ना जिंदगी में एक ख्वाहिश थी मेरी कि जब भी अगर मार्केट में कोई भी काम करे ना, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मार्केट में जब भी कोई ऐसा कुछ काम करे कि वो सिर्फ आपके नाम से पहचाना जाए। यस, ठीक है, तो कोशिश सोचते बहुत लोग हैं लेकिन कर बहुत कम लोग पाते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरी जिंदगी में ख्वाहिश थी कि अगर मैं जिंदगी में अगर म्यूजिक करूंगा ना, तो ऐसे नहीं करूंगा जैसे बाकी कर रहे हैं। मैंने अकूस्टिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, उस पे वर्क किया, सोलोस पे वर्क किया, रिदम पे वर्क किया, वोकल्स पे वर्क किया, सब चीजों को जोड़ा, लिरिकिस्ट बना, यानी कि लिरिक्स लिखे अपने खुद। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज पे कि मेरा जो पहला एल्बम और आने वाले जो एल्बम होंगे इंशाल्लाह ताला, वो मेरे अपने लिखे हुए, अपने कॉम्पोजिशन, अपने गाए हुए होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मोहसिन मुल्क, क्या समझते हैं? हमारा यंग टैलेंट है, इमर्जिंग टैलेंट है। मैं अभी फोन सुन रहा था तो बड़ी वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बंदा ऊपर, हमारे एक माशरे में एक एलिमेंट है, वो आप भी समझते होंगे, सभी समझते होंगे, टांगें बड़ी खींचते हैं लोग, तो इनके लिए वो भी अब सर्वाइवल टाइम है, क्योंकि अभी सक्सेस का पहला स्टेप है, या ये जा रहे हैं माशाल्लाह, इनको जिस तरीके से फोन भी आ रहे हैं, तो अभी वो भी जो राहें हैं वो भी रास्ते में आनी है। तो आगे बिल्कुल बिल्कुल देखना है, कुछ देख चुके हैं कुछ देख चुके हैं, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि जो टांगे खींचने वाले हैं ना, वो कुछ अपनी ही टांगे तोड़वा के बैठे हुए हैं। अच्छा, इसी चक्कर में कुछ अपने ही टांगे, कुछ वैसे ही डर चुके हैं। अक्सर लोग खींचने के लिए ऊपर जाते हैं, खुद गिर जाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है इनकी नीयत साफ होना इंसान की। तो मेरा नहीं ख्याल कोई आगे बढ़ना चाहिए, चीजों को आगे देखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, इन चीजों को भूल जाना चाहिए। एक सक्सेसफुल जिंदगी का राज भी यही है कि आप जो लोग बोल रहे हैं इर्द गिर्द, उनको आप दफा करो, सबकी करो। और मैं एक चीज ना मेरी जिंदगी में यानी कि रही है, मुझे ना उन लोगों से ज्यादा मोटिवेशन मिली है जिन्होंने लेग पुलिंग की है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बेसिकली यकीन दिलाया। ये आपकी पॉजिटिविटी है कि आपने उस तमाम तर जो क्रिटिसिज्म था या लेग पुलिंग थी उसको भी बड़े पॉजिटिव अंदाज से, क्योंकि उन लोगों ने यकीन दिलाया कि यार यू आर समथिंग, दैट्स व्हाई वी आर स्टॉपिंग। एग्जैक्टली, ये भी बड़ी अच्छी बात है। देखिए ना, ये पॉजिटिविटी का एक लेवल है, और दिन पॉजिटिव हो गया। हमारे साथ मेहमान भी इतने पॉजिटिव अप्रोच वाले हैं कि प्रोग्राम में एनर्जी भर गई है, सेगमेंट में एनर्जी भर गई है। अच्छा हाशिर, आपके सॉन्ग की बात करते हैं जी जी, जिस पर काम हो गया और अब वो मंजर आम पर आने वाला है, बस आने वाला ही है। ठीक है, टीजर आपने आउट कर दिया जी, बड़ी हाइप थी, मैंने देखा, मैंने खुद देखा। मोहसिन साहब, आप क्या कहते हैं? हमारा इमर्जिंग टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज हैं, एहसास है हमारा, ये बिल्कुल एसेट है हमारा एसिड है, और इसी ने हमारे मुल्क का इमेज जो है वो आगे बिल्ड करना होता है। हमारे बड़े बड़े नाम हैं सिंगिंग में, जो इस वक्त पाकिस्तान का एक पहचान है। तो विश यू हाशिर कि आप मुल्तान ना से बल्कि मुल्क का भी नाम रोशन करें और आगे से आगे जाएं। और कभी हम बैठ के कहें हाशिर हमारे साथ बैठा था जी, और ये भी बात हुई थी कि टांगे कौन खींचता था, और हाशिर ने 2-3 की टांगे तोड़ दी थी। आई स्टिल फील प्राउड कि हाशिर हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं। अच्छा हाशिर, चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस करंटली जो आप डील कर रहे हो जिनसे जिंदगी में ना, अगर चैलेंजेस ना हो ना तो बहुत फीकी होती है जिंदगी।
ठीक है। और आप अगर चैलेंजेस के बगैर आ जाते हो तो लोग कहते हैं यार कितनी आसानी से आ गया ये। वो आपदा परवीन का गाना है, कितना Yes. प्यारा गाना है, वो कहते बहुत हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। खूबसूरत, सारी बहुत खुशियां मिल खूबसूरत। जावन तो पीछे की रह जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैं अक्सर ना मजबीन ऐसे कानों में लगा के ना हैंड फ्री सुनता हूं, तो उससे एक अलग सी पॉजिटिविटी ना और एनर्जी मिलती है कि देखो यार ये चैलेंजेस आते हैं लाइफ में बिल्कुल। और इसी का नाम ही जिंदगी है और इसी ऐसा को ही है। एंजॉय करना। अगर नहीं है तो हशर वाली बात के नहीं है तो फिर मजा ही नहीं आना मजा ही नहीं है। मजा लाइफ नहीं इज है। ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन। बिल्कुल ऐसे ही है। अप्स होते रहे तो फिर फीका हो जाता है। फीका हो जाता है। फिर बंदा कह रहा था यार क्या है यार, कोई कोई तो हाँ, स्टॉप करो exactly। आके, कोई तो रोको, ये क्या चल रहा है। अब वो ना आर्टिस्ट की जिंदगी में ना अगर उसको चाहने वाले हैं ना तो उसको गालियां देने वाले भी हैं, बैक बीटिंग। ये हर फील्ड में Bitter ये मैं ठीक है। ये हर जगह है। ये हर और जगह। मैं सोचता था शुरू में बड़ी टेंशन लेता था कि यार ये लोग, इनको मैंने कुछ किया नहीं, इनको मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ। कभी ये क्यों बोलते हैं। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अगर सारे ही पसंद करने लग जाए तो मैं धोखेबाज इंसान हूँ। हाशिर, अब इतनी सी एज में, यंग एज में आपका इतना पॉजिटिव होना और हर चीज को, इवन नेगेटिव चीजों को भी इतना पॉजिटिवली लेना, आई थिंक नॉट एवरीबडी कैन डू इट। एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकती। success के लिए तो ये मैं बहुत कहीं ना जरूरी कहीं बड़ी डिप्रेस हो जाती हूँ। नहीं, success मैं के लिए होता तो था, बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। शुरू में मैं भी हुआ हूँ, लेकिन मैंने फिर कहा कि क्यों ना इसी को यूटिलाइज किया जाए। तो कौन समझाता होगा? बिल्कुल। वालदा समझाते होंगे, भाई नहीं, बड़े बाबा कौन? मेरे माशाल्लाह, बाबा ने मुझे इतना गाइड किया है। फिर उसके अलावा मुझे जिंदगी में लोग बहुत अच्छे मिले। बड़ी अच्छी बात है बहुत कि अच्छे लोग लोग बहुत मिले। अच्छे मिले आपको। ये शुरू-शुरू बड़ा में नहीं, अच्छा बाद में इंपॉर्टेंट लोग फैक्टर है। बहुत अच्छे मिले हैं। हाँ। लोग किस तरह के लोग थे? लाइक जी आपने लोगों को ना भी खोल के स्पेसिफाई करें, स्पेसिफाई करें। बेस्ट मीन्स के लाइक के जिनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। चलें Yes, चलें माशाल्लाह। ये बड़ी ये अच्छी बात यानी है ये। कि उनकी बातों से, उनके अमल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता ठीक है हाशिर, गाने की जाने बढ़े। है। श्योर। चलें गाना सुनते हैं और मजीद जो हमारा सेगमेंट है इसको एंजॉय करते हैं। आशिर की आवाज भी अच्छी है, लिरिक्स भी, और गिटार भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। वाओ ग्रेट, बहुत आला। हाशिर, वंस अगेन आपने जो है ना वो हैरान कर दिया है। थैंक यू। मोहसिन साहब क्या कहेंगे? आवाज भी अच्छी है और गिटार भी अच्छा बनाते हैं। अंदाज इनके कितना पास तो मैं खूबसूरत है। पर्सनल जाया करूंगा, कभी कभी मूड बन जाता है तो Yes. गाना बंदा Most सुन welcome. लेता है Most और welcome you. तो मैं आया करूंगा आशिर के पास। एक वो वाली फील होती है ना जो यहीं पे full- मैं इनको एंगेज कर लूं, फिर हाँ। बाद में हो सकता है हाशिर नहीं, को sure, टाइम ना बोल ना दे। जाए। बेसिकली हाँ। गुलगश में ना मैंने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया था, विशाल मेलोडिक जोन, आज से तकरीबन साल पहले, अच्छा। जिसके अंदर मुल्तान में मैं रॉक जॉनरा, क्योंकि पर्सनल मेरा जॉनरा जो रॉक है, और उसके अलावा मैं गिटार टीचिंग पे भी बहुत अरसे से काम कर रहा था। ठीक है। ग्रेट। तो बेसिकली मैंने लास्ट जैसे मैंने जिक्र जी। किया था कि अगर मेरे जिंदगी में कोई टीचर प्रॉपर नहीं रहा म्यूजिक में, लेकिन अगर कोई रहा है ना तो वो मेरे स्टूडेंट्स है, जिनको सिखा सिखा के मैं यहाँ तक पहुंचा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी सिखा बात के भी बंदा सीखता है, ये बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। बात है। तो ये तो अच्छी चीज इन्होंने बता दी कि हाँ। गिटार भी सिखा रहे हैं। हाशिर जो है ना वो वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी है। बहुत खूब अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिर, तो बहुत अच्छे। Thank you so much. मोहसिन मुल्क, बात करते हैं जरा वापस दोबारा इश्यूज की फिर, जानिब हाँ, issues। आते हैं, क्योंकि अगर हम उन इश्यूज को एड्रेस ना करें तो फिर जो है बात हमारी कंप्लीट नहीं Obviously, होती। obviously। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी जरा हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सेगमेंट में स्टूडियो में हमारे मेहमान बने हैं आज मोहसिन उल मुल्क, सीनियर सहाफी, सीनियर रिपोर्टर, हमारा रोही का एक बहुत बड़ा नाम, और उनके साथ हाशिर राजपूत जो कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी आवाज से, अपने गानों से, अपने अंदाज से। थैंक यू सो मच वंस अगेन हाशिर, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यू कैन नॉट ऑलवेज कीप टॉकिंग, बीच में जरा जब तक म्यूजिक ना हो ना मजा नहीं आता। आई पर्सनली फील लाइक दिस, म्यूजिक हो ना देन देयर इज द स्पार्क जो एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है। ठीक है मोहसिन मुल्क, बात करते हैं पॉलिटिकल मैदान की। क्या चल रहा है सियासत में, हलचल चल रही है? सबसे ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई सुनना चाह रहा है। Exactly, कि exactly। जनूबी पंजाब की सियासत में क्या होने जा क्या रहा है। होने जा रहा है? तो वफादारियां हमेशा से जनूबी पंजाब की सियासत का एक तारीख है कि वफादारियां सबसे पहले यहाँ पर सियासी तौर पे, बहुत सारे नहीं, मैं सबको नहीं बताता, ठीक है, बहुत सारे some of अक्सर them। लोग जो है ना वो वफादारियां एक पार्टी से दूसरे में फौरी तौर पे चेंज करते हैं। ओह।
इलेक्शन आने से 1 साल पहले, और वो टाइम आ चुका है मजबूर, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग अब प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि वो सियासतदान जो बड़ा नाम है वो इधर इस पार्टी में जा रहा है, वो इधर जा रहा है। इसी तरीके से हमने पिछले इलेक्शन से पहले देखा था जब तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हवा था और तहरीक इंसाफ आ रही थी, तो सारी वफादारियां तब्दील होती रहीं और हम एक के बाद एक सियासतदान बड़े बड़े नाम जो है वो तहरीक इंसाफ में जाते हुए दिखाई दिए हमें। अब भी यही प्रेडिक्शंस हो रही हैं। अगर साउथ की बात की जाए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंडस हाईवे है, उसके इर्द गिर्द जैसे राजनपुर है, ये इलाके जो हैं यहाँ पे वफादारियां बड़ी जल्दी तब्दील होती हैं। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये तारीख है। कुछ सियासतदानों को ये बात बुरी भी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है कि सियासतदान बड़े बड़े नाम, अब खुसरू बुख्तियार साहब का मिसाल ले लें, वो इतने बड़े सियासतदान हैं माशाल्लाह, और अब तो बिजनेस टाइकून भी बन गए हैं। कुछ अरसे से मुख्तलिफ पार्टीज में रह के जो सियासत के अवानों में अपना मेन किरदार अदा करते रहे, तो माशाल्लाह उनका अब बिजनेस जो है वो भी बहुत ग्रोथ कर गया है। उनकी अपनी एक फैमिली शुगर मिल भी बन गया, तो उनका ये है कि वो हमेशा से वफादारियां चेंज करते हैं। पिछली बार वो मुस्लिम लीग नून में थे, मुस्लिम लीग नून आने से पहले उन्होंने एक जमात तब्दील की कि सुबह महाज के नाम से, तो वो फिर तहरीक इंसाफ में आए। अब उनके बारे में प्रिडिक्शंस ये की जा रही हैं कि शायद वो भी तब्दीली में आए और वो भी वफादारी। इसी तरीके से साउथ बेल्ट के अंदर और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें राजनपुर का जिक्र दोबारा मैं आपको करूंगा, डीजी खान का करूंगा, बहावलपुर का, बहावल नगर से कुछ एक सियासतदान हैं जो कि वफादारियां तब्दील कर सकते हैं। और इसी तरीके से मुल्तान जो है इस वक्त फोकस्ड है, और एक बड़ी पार्टी जो है वो राब्ते में है, बल्कि 2 बड़ी पार्टियां राब्ते में हैं, और लोग कह रहे हैं, ये बातें तो खैर अब नेशनल मीडिया पे भी आ गई हैं कि लोग इंतजार में हैं कि कब उनको पार्टी का टिकट का की यकीन दहानी कराएं, तो वो उधर से ऐलान करेंगे हमने ये मौजूदा गवर्नमेंट की जो मौजूदा पार्टी है इमरान खान की पार्टी को वो छोड़ के वो दूसरे में आ रहे हैं। तो ये बातें इस वक्त शिफ्टिंग चलेगी और शायद मार्च के बाद ये सारी की सारी चीजें होना भी शुरू हो जाए। और कई साइन तो आ गए हैं। अभी असेंबली के अंदर कई लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बातें की हैं डायस पे ठहर के, तो ये चीजें अब आम नहीं है, अब ये सबके पास हैं। और यहाँ पे साउथ में जो लोग दूर दराज से देख रहे होंगे, तो साउथ के अंदर खबर ये है कि बहुत बड़े बड़े नाम बहुत जल्द जो है वो जो है अपना तब्दीली करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्टिंग करेंगे। लेकिन अब वो शेल्टर भी लेंगे कि हम किस तरीके से जाएं, क्योंकि हमने पूरा दौर एंजॉय कर लिया हुकूमत का, हमने मराद भी ले ली, मिनिस्ट्रीज भी ले ली कईयों ने, तो अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, अवाम को क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पे जुनूब पंजाब में ये होता भी रहा है, और ये कोई रूटीन मैटर है इसको कहेंगे, और ये अब ये कॉमन हो चुका है, कोई नई बात नहीं तो है। तब्दीलियां होने जा रही हैं बहुत जल्दी से, लेकिन उससे अवाम को क्या मिला है? सिफर। अवाम को सुबह महाज के नाम पे बहुत सारे लोगों ने इस बात के ऊपर राजी किया कि हम सुबह बनाएंगे और 100 दिन में बनाएंगे, इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हमें वोट दें। लोगों ने वोट दिया, उसके बाद जाके वो बोल गए। अब 5 साल हो गए हैं, अब वो सुबह कहां गया जो जुनूब पंजाब का वादा करके आप चीट करके बेसिकली आप आए थे। और फिर सियासतदान को हम कहते हैं कि सियासत एक बहुत बड़ा पेशा है, हम चाहते हैं हम इज्जत करें, और उन सियासतदानों की देखें अभी भी इज्जत है जो अपने म्यार पे अभी भी पूरा उतरे हुए हैं, और मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि वो सियासतदान उस दौर में भी जब उनको वफादारियां तब्दील करने के लिए बहुत सारी मरात भी मिल रही थी, लेकिन वो अपनी फायदों को छोड़ के फिर भी स्टैंड करते रहे अपने पूरी सियासत पे। तो उन सियासतदानों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो जुनूब पंजाब के सियासतदान है, और वही जुनूब पंजाब का इमेज भी है। तो ऐसे सियासतदान भी हैं जुनूब पंजाब में, सारे एक जैसे नहीं है, वफादारियां चेंज करने वाले भी, लेकिन कुछ असूली सियासत वाले भी, तो उनको हमेशा हिस्ट्री तारीख अच्छे अल्फाजों में याद करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया मोहसिन उल मुल्क ने। और हमारे साथ मौजूद है यूसुफ करीम सऊदीया से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से, सेगमेंट के हवाले से? जी एक्चुअली मैं हाशिद साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है। मैं इनको यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ, तो बस उसी सिलसिले में आज मैंने जब देखा कि माशाल्लाह ऑनलाइन है, और दूसरा ये कि मुझे
फोन नंबर भी नजर आ गया, तो मैंने सोचा कि आज मैं इनसे बात कर लूं। हाशिर तो बात कीजिए प्लीज। और आप हाशिर को क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। हाशिर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। हाशिर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अक्सर आपको सुनता हूँ और आपको बहुत मुबारक दे रहा हूँ कि आपका जो है वो पहला सॉन्ग जो है वो आमिर जा रहा है। थैंक यू सो मच। अनकरीब यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं अक्सर आपको सुनता हूँ और रियली आई एम अ बिग फैन। थैंक यू सो मच। वाओ वाओ, बहुत शुक्रिया। यूसुफ करीम सऊदीया से हमारे साथ कॉल पर मौजूद थे। हाशिर क्या बात है, माशाल्लाह। वाओ, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट दिस इज हैपनिंग। कम ऑन, मतलब बहुत आला। थैंक यू। कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? अगर मैं कहूँ ना कि अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो वो मुझे शायद रोक दे आगे बढ़ने से मजीद। तो बेसिकली ये मेरे लिए मोटिवेशन है कि मुझे अब और अच्छा करना है। वेरी गुड। और इसी के साथ हमारे सेगमेंट का जो इख्तिताम है वो होने वाला है, होने जा रहा है। लेकिन जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की बात कर लेते हैं। कोई पॉजिटिव साइड है? आपको क्या लगता है पॉजिटिव साइड है या नहीं है? है, बिल्कुल है। उसमें देखिए नेगेटिव साइड्स तो बहुत है जनूबी पंजाब में, मतलब है कि पूरे तरीके से फॉल नहीं हुआ, यहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि एटलीस्ट एक चीज यहाँ पे आ गई है, सेक्रेटरीज यहाँ पे बैठे हैं और सेक्रेटरीज दौरे भी कर रहे हैं। अभी मैं जवेद अख्तर साहब की बात करूं जो कि सेक्रेटरी हाउसिंग है, कमिश्नर मुल्तान भी रहे हैं। अभी मैं सेक्रेटरी इकबाल तबस्सुम साहब की बात करूं, मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के सेक्रेटरी हैं, वो खुद जा रहे हैं एक एक जगह पर, मैंने खुद नोट किया। इसी तरीके से साकिब अकील साहब हैं जो कि सेक्रेटरी ज़राअत हैं, वो खुद जा रहे हैं। तो दौरे करने से बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। मैं इतनी 16 तो सेक्रेटरीज हैं हमारे माशाल्लाह इधर, तो सब एक्टिवली काम कर रहे हैं और इफेक्टिव रोल अपना अदा कर रहे हैं और उसके साथ साथ चीजें बेहतर भी होने जा रही हैं। लेकिन एक चीज इसमें है कि लाहौर और मुल्तान की इस वक्त जंग है, उसमें क्या है वो पावर शेयरिंग की। लाहौर के पास जो पावर्स हैं वो अब डाइवर्ट नहीं हो रही हैं मुल्तान में कि यहाँ पे एक सेक्रेटरीट बन गया, अब ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ से नहीं हो रहे हैं। अभी परसों भी एसीज के ट्रांसफर हुए तो यहाँ से एसीएस को करने चाहिए थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, जो कि उन्होंने नहीं किए, लाहौर से ही हुए। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें लाहौर अभी भी टांगे अड़ा रहा है और वो चाह रहे हैं कि हमारे पास ही ये पावर्स रहें, हम ना दें इनको, हमारे पास ये सारी रहे। और इस तरह की भी इत्तलात हैं माजबीन के कई लाहौर से कई सेक्रेटरीट के अंदर कई तबादले हुए जिसको इंडोर्स किया यहाँ के सेक्रेटरीज ने कि ये आपका ये म्यार नहीं है, आपके इख्तियारात नहीं है, आप नहीं करेंगे, और उनको शटअप कॉल दी कि ये कैसे आपने कर दिया, ये तो हमारे इख्तियारात हैं। तो इस तरह की चीजें। थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू सो मच हाशिर। इख्तिताम करेंगे हाशिर के एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ अगर हम करने जा रहे हैं, लेकिन पहले जरा हम आपका शुक्रिया अदा कर लें। करंटली क्या चल रहा था ये जानना बहुत जरूरी था। मोहसिन मुल्क हमारे बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और गाना जो है वो हम सुनते हैं अरशाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। दूसरे सेगमेंट का हो चुका है आगाज और बात कर लेते हैं खेलों के मैदान के हवाले से। खेल की बात कर लेते हैं और हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। पहली गेस्ट तो उनका तारुफ हम करवाते हैं, उनकी जानिब बढ़ते। समीरा यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट हैं, शायरा हैं, नात ख्वां हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, जाहिर है। बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है कि आपको अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है और होप सो कि अच्छा ही रहेगा। हाँ, अच्छा ही रहेगा। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया और बहुत सारी चीजें जो कि हमने आपकी जिंदगी से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड जाननी है, लोगों तक पहुंचाने, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अपने आर्टिस्ट हैं और हमारे बड़े नाम हैं, उनको प्रमोट करें, उनकी जिंदगी के हवाले से बात करें। और इसी के साथ बात हो रही थी PSL 7 की। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट रशीद अरशद सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जनूबी पंजाब के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, 55 साल से इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और बात करेंगे खेलों के हवाले से। अभी मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं, जुनूब की पहचान की बात करते हैं। तो कल रात जो है उन्होंने कल मैदान मार लिया कराची किंग्स के मुकाबले में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, चूंकि
मुल्तान सुल्तान दफाई चैंपियन है बिल्कुल। और 2021 में उसने मुल्तान सुल्तान ने पेशावर की टीम को शिकस्त देकर जी ये टाइटल जीता। और उसमें ये है कि अब ये पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन है जो कल शुरू हुआ है। तो इसमें 7 फरवरी तक जो मैचेस हैं वो कराची में खेले जाएंगे। ठीक। कराची में 15 मैचेस खेले जाएंगे। ठीक। उसके बाद 10 फरवरी से लाहौर में ये टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो 10 फरवरी से और 27 फरवरी तक जी ये टूर्नामेंट कंटिन्यू करेगा। तो कराची में 15 मैच खेले जाएंगे और लाहौर में 19 मैच खेले जाएंगे। टोटल 34 मैच खेले जाएंगे और फाइनल राउंड और जो उसका फाइनल है वो भी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ही खेला जाएगा। ठीक है। तो हाँ, PSL 7 का वैसे बड़ा खूबसूरत आगाज हुआ है। हाँ, उसमें दफाई चैंपियन ने फातहाना अंदाज में अपने सफर का आगाज किया है और कराची की टीम जिसको कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान लीड कर रहे थे बाबर आजम, उनकी टीम 20 ओवर में 5 विकेटों पर सिर्फ 124 स्कोर कर सकी। तो इनके लिए 125 का टारगेट काफी इजी था। तो इन्होंने अपने इसमें 19वें ओवर में अपना टारगेट पूरा कर लिया 3 विकेटों के नुकसान पर। 7 विकेटों से इन्होंने जीत लिया। और इसके साथ जो इसके अपने रिजवान कप्तान हैं मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने रवायती तौर पर जैसा अच्छा खेल वो कुछ अरसे से पेश कर रहे हैं वही खेल उन्होंने अपने पहले मैच में कल पेश किया और नाकाबिल शिकस्त 52 रन्स बनाए और अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई। बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे कल के मैच से रिलेटेड? कल के मैच में ये है कि जब मुल्तान सुल्तान की टीम ने अपने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। आमतौर पर यह होता है कराची का जो मौसम है उसमें शाम के साथ ही ओस पड़ना शुरू हो जाती है जी। जो टीम पहले खेलती है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। तो हमने महसूस किया, लोगों ने देखा कि जो कराची की टीम के खिलाड़ी थे उनको खेलने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था और जो गेंद है वो बल्ले पे नहीं आ रही थी और विकेट में कोई बाउंस नहीं था। ठीक। जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों को वहां स्टे करना चाहिए था जो बाबर आजम और रिजवान जैसे खिलाड़ी हैं कि जो वहां स्टे करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप T20 खेल रहे हैं तो हर गेंद पे आपने चौका मारना है, हर छक्के मारना है। आपने विकेट की कंडीशन को देखना है। अगर आपको एक ओवर में आप अगर सिंगल डबल स्कोर करके एक ओवर में 8 स्कोर भी कर लें तो वो सफिशिएंट होगा। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे वो विकेट ड्राई करती जाएगी आपके लिए वो आसान हो जाएगा। आप फिर रवायती जो गेम है वो आप बड़ी आसानी के साथ खेल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पस मंजर बताना चाहता हूं कि क्रिकेट का आगाज 145 साल पहले मेलबोर्न से हुआ। इसका आगाज हुआ और उसके बाद ये है कि असल में जो हमारे तमाशाई हैं और जो देखने वाले होते हैं वो सनसनी खेजी को पसंद करते हैं। ऐसा ही है। अगर कोई स्लो खेलता है तो उसको डिस्कार्ड करते हैं। ऐसा ही है। तो इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो अपना वनडे का टूर्नामेंट है वो सबसे पहला टूर्नामेंट जो हुआ वो 1975 में हुआ। वो लंदन से उसका लॉर्ड्स के ग्राउंड से हुआ। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पहले वर्ल्ड कप का जो 1975 में शुरू हुआ उसका पहला ही मैच भारत का और इंग्लैंड का था। इंग्लैंड मेजबान था, उन्हीं के मुल्क में ये टूर्नामेंट हो रहा था। तो उन दिनों में आजकल जो वनडे टूर्नामेंट है वो 50-50 ओवर का होता है। जो मैचेस हैं 50-50 ओवर के होते हैं। उन दिनों में 60-60 ओवर के थे। अच्छा। तो इंग्लैंड की टीम ने 60 ओवर में सिर्फ 3 विकेटों पर 334 स्कोर किया। उनके ओपनर माइक एमएस
उसने वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी बनाई, 137 स्कोर किया। तो ये 3 विकेटों पे उन्होंने 334 स्कोर करके इनको 335 का टारगेट दिया। अब इंडिया की टीम ने खेलना था, तो उसमें इंडिया के नामवर और दुनिया के नामवर बैट्समैन सुनील गावस्कर वो ओपन करने आए। तो उन्होंने इंडिया की टीम इतना सुस्त खेली कि उन्होंने 60 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान, इंग्लैंड ने 4 विकेटों पे 334 बनाए थे, इन्होंने 3 विकेटों पे 132 स्कोर किया। तो उसमें यह हुआ कि सुनील गावस्कर जो दुनिया का माना हुआ बैट्समैन साबित हुआ, उसने 60 ओवर में 36 स्कोर किया, 36। तो जब इतना वो स्लो खेला तो बाहर से लोगों ने अपने मुजाहरा शुरू कर दिया और अपने उनके नारे लगने शुरू हो गए कि इतना सुस्त खेल रहे हैं। तो फिर जब इनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी थे उसने 16 स्कोर किया था, और जब ये 60 ओवर मुकम्मल हुए तो बाहर से ये हंगामा शुरू हो रहा था, यहां तक कि पथराव शुरू हो गया। तो सूरत हाल ये बनी कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने अपने घेरा डालकर सुनील गावस्कर को बमुश्किल पवेलियन तक पहुंचाया। तो ये सनसनीखेजी जो लोग देखना चाहते हैं गेम्स में, वो सबसे ज्यादा सनसनीखेजी जो है इस वक्त पूरी दुनिया में है और सबसे ज्यादा है वो फुटबॉल में है कि दुनिया में कम से कम 10 अरब से जायद लोग इस वक्त फुटबॉल खेलते हैं, और ये वाहिद गेम है जो एक बच्चे से लेकर एक उम्र बूढ़ा आदमी 90 साल का भी है तो वो फुटबॉल खेल रहा है। और दुनिया की ये वाहिद फुटबॉल की गेम है कि जो 7 के 7 बर्रे आज़म में खेली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि ये तो अब उनको बड़ी मुश्किल से पवेलियन तक पहुंचाया, उसके बाद फिर आगे ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर ये है कि 1978 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई। तो पाकिस्तान के नामवर जो बैट्समैन थे, नजर मोहम्मद जो पाकिस्तान की पहली टीम में शामिल थे, उनके आगे बेटे थे मुदस्सर नजर, पाकिस्तान के बड़े नामवर खिलाड़ी थे। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक कायम कर दिया सुस्त तरीन सेंचुरी बनाने का। सुस्त तरीन सेंचुरी बनाने 591 मिनट तक 591 मिनट तक वो विकेट पे मौजूद रहे और 591 मिनट में उन्होंने 114 स्कोर किया। 114 स्कोर किया। अब ये है कि आगे फिर ये अपने ये T20 शुरू हो गया, तो जैसे ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो इसमें अब ये पाकिस्तान सुपर लीग का जिक्र कर लें। इसमें ये है कि इससे थोड़ा सा मैं एक पस मंजर भी बताना चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या मतलब ज्यादतियां हुई। ठीक है, पस मंजर पर हम अभी बात करते हैं, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और बहुत सारी चीजें आपसे जानेंगे, बिकॉज आपने अपनी जिंदगी गुजारी है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स देखते हुए, और मुख्तलिफ चीजें आपके एक्सपीरियंस में आई, इसके वाले से हम बात करेंगे। शायरी जी प्लीज। जी 2 नातिया अशार से आगाज करूंगी, आपको सुनाऊंगी। जरूर। कि लब पे आती है तेरी बात मदीने वाले, लब पे आती है तेरी बात मदीने वाले, फिर मैं लिखती हूँ तेरी नात मदीने वाले। वाह। और मैं बना लाऊंगी सौगात मदीने वाले। मुंतजिर हूँ कि मदीने से बुलावा आए, मुंतजिर हूँ कि मदीने से बुलावा आए, सख्त है हिजर के दिन रात मदीने वाले। वाह। और एक शेर है मुल्तान के बारे में ही है कि दिल की मिट्टी से गुलदान बना सकती हूँ, दिल की मिट्टी से गुलदान बना सकती हूँ, उसके आने पे मुल्तान सजा सकती हूँ। क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा शेर, बहुत खूबसूरत। और ये सिलसिला जो है ये चल रहा है। इंशाल्लाह आपको गजल सुनाऊंगी। जी जरूर। आपकी जिंदगी में शेर व शायरी का जो एलिमेंट है ये कब शामिल हुआ, या ये हमेशा से ही है?
हमेशा से आप कह सकती हैं, क्योंकि मुझे स्कूल लाइफ से बहुत मोहब्बत थी। जहाँ पे मुझे कोई कागज अखबार कुछ मिल जाता था जिस पे कुछ अशार लिखे होते थे या कुछ, तो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे, मैं उनको संभाल के रख लेती थी। इसी तरह बुक रीडिंग से मुझे बहुत मोहब्बत रही है। मैं जो गर्ल्स अपने खेल कूद में टाइम स्पेंड करती हैं, मैं वो टाइम अपने रूम में बैठ के तन्हाई में मैंने बुक्स रीडिंग करनी, कहानियां पढ़नी, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि यही चीजें तख्लीक होती हैं। बिल्कुल, शेर व अदब और क्रिएटिव साइड सामने आता है। क्रिएटिव साइड सामने आता है। बहुत बस कुछ ऐसा ही था मेरा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत सारी चीजें जो कि और भी हमने जानी है। रशीद अरशद सलीमी साहब की जानिब मूव करते हैं। एक दफा फिर से क्रिकेट के फरोग के हवाले से बात करते हैं, जनूबी पंजाब की बात करते हैं, मुल्तान की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मुल्तान में ये है कि मैं खुद 14 साल तक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का सदर और चेयरमैन रहा हूँ। जी माशाल्लाह। इंजमामुल हक है, इन समेत कोई 15-16 लड़के हैं जिनको मैंने कौमी सतह और इंटरनेशनल सतह पर मुतारफ कराया। बहुत खूब। अच्छा, उसमें ये है कि अब ये कि मुल्तान की सूरत हाल अब ये बनी हुई है कि काफ़ी अरसे से ये एक मूव चल रही है कि मुल्तान को सूबा बनाया जाए। जी। तो जनूबी पंजाब जब सूबे का मसला है तो उस पर जो स्पोर्ट्स लवर थे और स्पोर्ट्स के ऑफिशियल थे, उनके ज़हन में ये सारी बातें आई कि अगर ये जनूबी पंजाब का सूबा बनना है तो सूबे की सतह पर हमें फिर इतना बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाना चाहिए कि जहां कौमी सतह के टूर्नामेंट हो सकें और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट हो सकें। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में जी। उन्होंने मती तर रोड पर 75 एकड़ अराजी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए एलोकेट कर दी। हाँ जी। वो उनके नाम ट्रांसफर कर दी गई, स्पोर्ट्स ऑफिस वालों के नाम। उसमें से फिर ये है कि जब मियां शहबाज शरीफ का टेनोर खत्म हो रहा था, हाँ जी, तो उस वक्त आकर फिर उन्होंने इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो मुजव्वजा स्पोर्ट्स मतीतर रोड पे हाँ जी, जगह रखी गई थी, उस पे आकर उन्होंने हॉकी ग्राउंड का संगे बुनियाद रखा। इस वक्त वहां हॉकी ग्राउंड बन रहा है और उसमें आस्ट्रो ट्रफ भी बिछाने का प्रोग्राम गवर्नमेंट का है। ठीक। लेकिन उसमें ज्यादती मुल्तान के लोगों के और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स लवर के साथ, खिलाड़ियों के साथ ये हुई कि 75 एकड़ में से हुकूमत ने 50 एकड़ अराजी जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए वकीलों को दे दी। ठीक। वो उस जबकि उनके लिए अलहदा अराजी जी इन्हें तलाश करनी चाहिए थी। जी जी। वो 75 एकड़ उसमें से दे दी। अब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए सिर्फ 25 एकड़ मौजूद है। हाँ जी। तो अब यह है कि इंटरनेशनल लेवल के अगर कोई टूर्नामेंट होंगे और ये सूबा भी बनता है, हाँ जी, वो बनना चाहिए। तो फिर ये है कि आप ये बताएं कि जब बाहर की टीमें आएंगी वो किस ग्राउंड में खेलेंगी। बिल्कुल। वो उसका पूरा बहुत बड़ा कम्प्लेक्स होना चाहिए था। वो 75 एकड़ में तैयार, उसमें फुटबॉल का, हॉकी था, और तमाम गेम्स का वहां रखा गया था। बिल्कुल। कि वहां तमाम गेम्स के ग्राउंड्स बनेंगे और वहां प्लेयर्स हॉस्टल बनेगा, खिलाड़ी आकर वहां ठहरेंगे। ठीक है। उसमें यह है कि 50 एकड़ इन्होंने उसमें उनको दे दिया। ठीक है, इस हवाले से हम बात करेंगे कि कैसे अब एक इशू हमारे सामने है और इसको रिजॉल्व करने के लिए काम किया जाना चाहिए, कैसे काम किया जाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे रशीद अरशद सलीमी साहब से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं समीरा यूसुफ साहिबा, एडवोकेट हैं, शायरा हैं, नातख्वां हैं, और उन्हीं के साथ हमारे दूसरे गेस्ट रशीद अरशद सलीमी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जनूबी पंजाब के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट में इनका शुमार होता है। बात हो रही थी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से, इस इशू को प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें यह है कि अगर आप लाइन पे ले लें, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर जो अभी रिटायर हुए हैं वो डिटेल से आपको बता देंगे। नंबर मैं बता देता हूँ
उनको आप लाइन पे ले ठीक है, उनसे भी जरूर हम बात करेंगे, अच्छा। बिकॉज उनका मौक़िफ़ जानना जरूरी है। हाँ जी, वो नंबर मैं आपको दे देता हूँ, तो वो उस पे उन पे बात कर लें, वो डिटेल से आपको ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, मैं भी बता सकता हूँ, वो जी, बता दें। नंबर मैं दे दूँ आपको। ठीक है, आप जरूर दीजिएगा नंबर हमें, हम जरूर उनको भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अभी हम बात कर लेते हैं मुल्तान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा आप क्या मसाइल देख रहे हैं, गेम्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड? मुल्तान में खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास ग्राउंड्स कम है। ग्राउंड कम, एक ग्राउंड नवे शहर में है, हाँ जी, जो पहले एमसीसी के नाम पर था, अब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अच्छा, दूसरा ग्राउंड जो है वो अपने ये कचहरी के साथ जो है, ये अपने स्टेट बैंक के साथ पुराना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिसमें जिम्नेजियम भी बना है, वहाँ इंडोर गेम्स हो रही हैं, वहाँ क्रिकेट का ग्राउंड है, हॉकी का ग्राउंड है, हाँ जी, फुटबॉल का ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है। तो अब उसमें ये सिर्फ 2 हमारे पास ग्राउंड है, तीसरा वो कम्प्लेक्स अभी बन रहा है। जरूरत इस अमर की है कि जहां एक बड़े पैमाने पर मुल्तान में मुख्तलिफ जगह पर मुल्तान बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। जहां आप कॉलोनी बनाते हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जिस कॉलोनी की भी मंजूरी दी जाए वहां लाजमी तौर पर 3-4 चीजें होना जरूरी है। वहां अपने पार्क होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, वहाँ खेलने के लिए ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, वहाँ अस्पताल होना बहुत जरूरी हाँ है, वहाँ बच्चों के लिए स्कूल होना बहुत जरूरी है, और उसमें ये तमाम फैसिलिटीज जो हैं उसमें होनी चाहिए। और ये पाबंदी होनी चाहिए कि किसी कॉलोनी की मंजूरी ना दी जाए जहाँ बच्चों के लिए पार्क ना हो और खेलने के लिए ग्राउंड ना। अगर ये गवर्नमेंट लाजमी तौर पर उन पर पाबंद कर दे तो ये है, जैसे जैसे मुल्तान इतनी तेजी से फैलता जा रहा है, तो ये अपने जो बच्चे हैं वो अपने नजदीक तरीन ग्राउंड में जाकर अपने गेम्स कर सकते हैं। और ये बहुत बुनियादी, अब इतना बड़ा यानी हमारा डिवीजनल हेडक्वार्टर है और ये है आगे भी सूबा बनने की कभी कोशिशें हो रही हैं, तो अगर वहाँ आपके खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है और जहाँ ग्राउंड होंगे वहाँ अस्पताल लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अगर आपकी गेम्स होती हैं, आपको मौका दिया जाता है, फिर ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन गए हैं कि स्कूलों में बड़े पैमाने पर गेम्स होती थी, हाँ जी, अब स्कूलों में गेम्स का तस्वर ही कोई नहीं है। ऐसा ही है, तमाम बड़े बड़े जो इस बड़े खिलाड़ी हैं, हाँ जी, वो ये इन स्कूलों से निकल के गए, ऐसा ही है। तो अब उस पुराने जमाने में जब हम पढ़ते थे तो हर स्कूल में लाजमी तौर पर फिजिकल ट्रेनिंग फिजिकल इंस्ट्रक्टर होता था, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, पीटीआई उसे कहते हैं। तो वो तमाम गेम्स को कवर करता था, उनकी निगरानी करता था और उनको प्रमोट करता था। जी, बच्चे एक हेल्दी एक्टिविटी में एंगेज हो जाते थे। अब बेशतर स्कूल जो हैं 90% से ज्यादा जो ऐसे इस वक्त हमारे पंजाब का खासतौर पर जिक्र कर लें, जनूबी पंजाब का जिक्र कर लें, हाँ, तो इसमें 90% स्कूलों में पीटीआई नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जब आप इब्तिदा में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूलों में अगर आप बच्चों के अपने खिलाड़ी पैदा नहीं होंगे तो वो आगे बड़े लेवल पे कहां से हमें। बिल्कुल, खेलों के फरोग में मुल्तान में, जनूबी पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो इसके हवाले से रशीद अरशद सलीमी साहब बड़े ब्रीफली चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि एक्चुअली खेलों के फरोग में क्या बैरियर्स आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो कि आवाम को, लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। इसके हवाले से मजीद भी बात करेंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। समी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शेर व शायरी के हवाले से जरा बात हो जाए। और शेर व शायरी का सिलसिला जो कि आपने शुरू किया और अभी तक इसको कंटिन्यू किया हुआ है, और एक कैथारसिस, एक थेरेपी है आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब काम से ब्रेक लेना चाहती हैं, वर्कलोड से ब्रेक लेना चाहती हैं, अपने आप को इजी फील करवाना चाहती हैं, तो आप इस जानिब रुख करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपकी वैसे कोई इंस्पिरेशन है, कोई आइडियल शेर व शायरी के इस मैदान में, इस समंदर में? और ये नहीं है कि पहले लिख रहे थे, इस वक्त दौरे हाजिर में, दौरे असर में भी जो लोग लिख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं। ये है कि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कुछ सेकंड्स का क्लिप्स वो छा जाता है तो वो शायर का नाम बन जाता है, लेकिन
बहुत से गुमनाम शायर भी हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और मुल्तान तो माशाल्लाह बहुत ही जरखेज है इस हवाले से। मुल्तान में जो बहुत शायर हैं जो बहुत नामवर हैं, जैसे हमारे सराइकी में शाकिर शुजाबादी जी, साहब जी, पूरी बहुत दुनिया खूब, में बिल्कुल। बहुत ज्यादा फेमस है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। और उसके अलावा खवातीन हैं बहुत अच्छी अच्छी शायरात। और वैसे मुझे स्टूडेंट लाइफ में परवीन शाकिर को मैंने बहुत पढ़ा और उनसे बहुत मोहब्बत की मैंने, वाह, परवीन शाकिर से। जी। तो यानी वो आपकी आइडियल रही हैं, कह सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे और ही अब है। तक भी? अब तक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। अगर हम शेरो शायरी की बात करते हैं और नौजवानों को शामिल नहीं करते इसमें, तो फिर बड़ी ज्यादती की बात बिल्कुल होगी। ऐसे ही है। नौजवान नस्ल, हमारी यंग जनरेशन, हमारा असासा, कीमती एसेट हमारा, जो कि शेरो शायरी की तरफ दौड़ता चला जा रहा है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? बहुत रुझान, बहुत फोकस डेवलप हो चुका है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस अदब की जानिब, लिटरेचर की जानिब काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कॉलेज के बच्चे हों, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, उस हवाले से आपका क्या कहना है? यकीनन एक बहुत पॉजिटिव बात है ये। बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह। जब मैं भी गुमनाम शायरा थी जब तक, तो लेकिन जब मैं मंजरे आम पर आई तो कैसे है ये भी जानेंगे मुझे अभी। हाँ, मुझे बहुत इत्तेफाक हुआ यंग शायरों से मिलने का, और पहले वह सीनियर शायरों से। तो बहुत खुशी होती है जब हमारे यंग शायरों को मैं देखती हूँ, वो शायर अपना कलाम सुनाते हैं, और उनकी मोहब्बत। और बिजी यू में हर साल बहुत जबरदस्त हाँ मुशायरे जी, होते हाँ हैं, जी। और ये उर्दू अदब के डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और उनका जोश खरोश, उनकी मोहब्बत वालेहाना देखने वाली होती है, स्टूडेंट्स और की बहुत स्ट्रेंथ से अच्छी, अंदाजा हो जाता है हाँ, उनका इंटरेस्ट कितना है। बहुत ज्यादा है इस वक्त बिल्कुल। पोएट्री के साथ, और बहुत अच्छे अच्छे नामवर शायर जन्म ले रहे हैं माशाल्लाह। ऐसा ही बहुत है, अच्छा ऐसा लिख ही रहे है। हैं बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत सुन के खुशी होती है बहुत। ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड टू एवरीथिंग, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव ऐसे साइड ही तो है। होती ही है। आपकी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल। तो आपको यकदम से धुंधली चीजें भी निखरना शुरू हो जाती ऐसा ही हैं, है। और बहुत कुछ आपको जो है वो उजला उजला सा नजर आने लग बिल्कुल। जाता है। जी बिल्कुल चले ऐसे ही शेर है। शायरी की जानिब बढ़ते हैं। जी। कुछ शेर आप पेश कर दें, हाँ। ताकि हम महसूस हो, एंजॉय करें उसको। बिल्कुल आपको मैं अपने कुछ अशार सुनाती हूँ। पहले दो शेर, फिर एक गजल के। राहे उल्फत पे चल रही हूँ मैं, वाह, राहे उल्फत पे चल रही हूँ मैं, इश्क की लौ में जल रही हूँ मैं, ओहो, और तेरी ख्वाहिश पे छोड़कर तुझको, आहा, तेरी ख्वाहिश पे छोड़कर तुझको, बैठी हाथों को मल रही हूँ मैं। वाह। और एक गजल है कि हाँ, पहले मोहब्बत जताती है दुनिया। ये दुनिया की बेसबाती का जिक्र है। जैसे हर शायर, आपको पता है, एक आम इंसान का और एक शायर जो होता है उसके दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया होता है, वो सेंसिटिविटी एक होती है उनके अंदर, तो वो चीजों को ज्यादा बारीक बीनी से और गहराई से एनालाइज करते हैं, उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं। हाँ, पहले मोहब्बत जताती है दुनिया, तो फिर जख्म दिल पर लगाती है दुनिया, और जरा कद्र करती नहीं जिंदगी में, जरा कद्र करती नहीं जिंदगी में, मगर कब्र आकर सजाती है दुनिया। क्या बात। किताबों को पढ़कर जमाने को समझा, किताबों को पढ़कर जमाने को समझा, सबक जिंदगी के सिखाती है दुनिया। क्या बात। और सहारा नहीं देती मरते हुए को, सहारा नहीं देती मरते हुए को, जनाजे को आकर उठाती है दुनिया। और समीरा, ये मकार लोगों का घर है, हम ऐसों को कब रास आती है दुनिया। क्या बात। और नहायत ये जालिम है दुनिया समीरा, कोई रोए तो मुस्कुराती है दुनिया। क्या बात है। कितने बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया है। दुनिया में होने वाली, जिसको नेगेटिव साइड हम बोले तो गलत नहीं होगा, नेगेटिव साइड का आपने ऐसे पोर्ट्रे किया है कि हर बंदा रिलेट कर सकता है आपके इन देखिए, हर चीज के दो रुख होते हैं। ऐसा ही है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो हमने दोनों चीजों को एड्रेस करना होता है, दोनों साइड को लेकर चलना होता है। हम नेगेटिव साइड्स को एनालाइज करेंगे, जायजा लेंगे, तो हम पॉजिटिविटी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उनको भी हम अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, नेगेटिविटी को भी हर चीज की। बिल्कुल ऐसे। जब तक हम नेगेटिव चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो पॉजिटिव की जानिब नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। रशीद अरशद सलीमी साहब, आपका भी कोई इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है शेरो शायरी में, या आप सुनते हो, या लिखना नहीं चले, पढ़ने की हद तक? मैं शायर भी हूँ, कॉलमिस्ट भी हूँ,
और मैं बड़ा क्या कुछ हूँ बात है। हाँ। ये तो मुझे बड़ा शायरी भी करता देर रहा से हूँ, पता चला। उर्दू की भी, पंजाबी की फिर भी। आपसे तो जरूर सुनेंगे हम। जरूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, अभी सुनेंगे। वो तो अब अरसा हुआ छोड़ छाड़ बैठे हैं। कोई बात नहीं, अभी तो जहन में कोई शेर आ रहा पंजाबी होगा। की एक लंबी नज़म है, वो उसका एक आखिरी बंद सुना जी जी देता जी। हूं। सोच रहा वां कल्ला बह के, आहा, सोच रहा वां कल्ला बह के, तेरी याद दी छावें बह के, किवें इस दलदल चों निकला, किवें इस दलदल चों निकला, कोई वाह वरोला आवे, वाह वाह मैनू दूर किते ले जावे। वाह। तो उर्दू की भी मैं मतलब करता रहा हूँ। तो स्टूडेंट लाइफ में मतलब सारा कुछ किया है कि मैं एमर्सन कॉलेज जो है, हाँ जी जो अब यूनिवर्सिटी बन गई जी है, जी। उस वहाँ से जो एमए का पहला बैच निकला था हाँ 1966 में एमए का, तो मैंने 1966 में पंजाब यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ उर्दू, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस 3 सब्जेक्ट की क्लासें थी। तो वहाँ से पहला जो बैच निकला था, मैं उस बैच में से हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, उर्दू उस वक्त मैंने किया था। तो माशाल्लाह। उसके बाद 1967 में फिर मैंने जाकर इमरोज़ लाहौर ज्वाइन किया। तो फिर ये इमरोज़ में रहा, बाकी अदारों और में ये रहा। सिलसिला चलता रहा। या, और साथ ही गेम्स का मैं हाँ सारा जी। करता रहा। इसमें चूंकि अब पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन चल रहा है, हाँ जी इसमें थोड़ा सा इसका पस मंजर देना, चूंकि आपका प्रोग्राम चल रहा है, हाँ जी, वो बताना जरूरी है बिल्कुल लोगों के लिए। बहुत वो जरूरी मैं है। थोड़ा सा बता देता जी हूं जी प्लीज। कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती ये हुई कि 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई। हाँ जी लाहौर में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैच चल रहा था। 3 मार्च 2009 को लिबर्टी मार्केट के साथ हाँ जी वो बस में बैठकर श्रीलंका की टीम जब कजाफी स्टेडियम जा रही थी, तो वहां दहशतगर्दी का हमला हुआ। उस बस पे अटैक हुआ, लेकिन उसका ड्राइवर जो था बहुत होशियारी और तजर्बाकार था। वो गाड़ी को सही सलामत स्टेडियम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो टीम फौरी तौर पर वापस चली गई। और उसके बाद पाकिस्तान 10 साल तक तन्हाई का शिकार रहा। 10 साल तक दुनिया की कोई टीम दहशतगर्दी के मामलात की वजह से उन्होंने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव रोल जो था पाकिस्तान मतलब टीमों के लिए कि पाकिस्तान का दौरा न करें, वो हमारे दुश्मन मुल्क का था, बिल्कुल भारत का था। हाँ जी। जिसने, चूंकि बड़ा मुल्क है, उन्होंने छोटे ममालिक पर उनका दबाव है, तो उन्होंने छोटे ममालिक को ये अपने उस पर डाला। उसमें इवन ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट अपने इंग्लैंड जैसी टीमें भी उनके प्रेशर में रहती हैं। हाँ जी। बड़े मुल्क होने की वजह से। तो ये 10 साल फिर 2019 में फिर ये हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश करता रहा कि हम क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट से लाताल्लुक हो गए। हाँ जी। तो फिर ये है कि 2009 में और 2020 हाँ, में 19 और 20 में पहले श्रीलंका पाकिस्तान आई, उसके बाद जिम्बाब्वे आई, हाँ जी। फिर वेस्ट इंडीज की टीम आई। फिर उसके बाद हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त जो चेयरमैन थे वो नजम सेठी थे। उन्होंने फिर ये प्लान किया कि हमें इंडिया में जो इंडियन सुपर लीग चल रही है, हाँ जी। इसी तरीके से ये हमें यहाँ सुपर लीग चलानी चाहिए। हाँ जी। तो ये फिर 2016 में उनकी कोशिशों से ये यहाँ सुपर लीग शुरू हुई। तो इसमें जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिशें कर रहा था, इसमें 2 इंटरनेशनल शख्सियात का बहुत बड़ा हाथ है कि पाकिस्तान की तन्हाई दूर करने के सिलसिले में। ठीक है, इस जानिब हम चलेंगे कि वो कौन सी 2 इंटरनेशनल शख्सियात हैं जिनका काफी रोल रहा, काफी किरदार रहा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं समीरा यूसुफ, एडवोकेट, शायरा और नात खां। शेर व शायरी का सिलसिला जो है वो साथ साथ चल रहा है, क्योंकि शेर व शायरी नहीं है तो वो स्पार्क नहीं रहता। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है रशीद अरशद सलीमी साहब, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पर काम किया है इन्होंने, और वो अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और अभी बात चल रही थी दो इंटरनेशनल शख्सियात की, इस बात को जरा कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। इसमें वेस्ट इंडीज के साबिक खिलाड़ी हैं दो, वीवन रिचर्ड्स, हाँ जी, हाँ जी, जिन्हें लीजेंड क्रिकेटर कहा जाता है, और दूसरे डैरन सैमिंग, हाँ जी, जो पेशावर ज़ल्मी के हेड जी, कोच जी, थे। जी, इन दोनों शख्सियात ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को हाँ जी, और गैर मुल्की टीमों को बहुत ज्यादा मजबूर किया, कोशिशें की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई प्रॉब्लम अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। इसलिए कि गैर मुल्की टीम, तमाम मुल्कों की टीमों को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। तो इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। फिर ये है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई तो इसका स्टार्ट हुआ 2016 में। 2016 में पहला इसका एडिशन हुआ, हाँ जी, तो इस्लामाबाद ने क्वेटा को हराकर टाइटल अपने नाम किया। 2017 को पेशावर ने क्वेटा को हराकर, फिर क्वेटा उसमें थी, जी, पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा को हराकर टाइटल अपने नाम किया। जी, 18 को इस्लामाबाद ने एक बार फिर पेशावर को हराकर अपने ये टाइटल अपने नाम कर लिया। उसके बाद फिर ये है कि अपने क्वेटा ने पेशावर को हराकर अगले साल टाइटल अपने नाम कर लिया। उसके बाद फिर 2020 में इन तमाम टीमों जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें से कोई टीम फाइनल में ना पहुंच सकी, और फाइनल में कराची और लाहौर कलंदर की टीमें पहुंची। कराची ने लाहौर को हराकर अपने टाइटल जीत लिया। उसके बाद 2021 में अपने हमारे मुल्तान सुल्तान की टीम मैदान में आई। मुल्तान सुल्तान की टीम ने पेशावर की टीम को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया, और इन्होंने पेशावर को 207 का टारगेट दिया, 207 रन का टारगेट दिया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो थी वो 9 विकेटों पर सिर्फ 159 स्कोर कर सकी। अब ये टाइटल चल रहा है, जिस तरीके से स्टार्ट है, हमें पूरी तवक्को भी है, हम असेस भी कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर जिस तरह की अपनी गेम्स चल रही है और जिस तरह अपने रिजवान अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, वो हमें यकीन है कि ये टाइटल वो उसका दफा करेंगे। अगरचे इस जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें किसी टीम ने अपने टाइटल का दफा नहीं कर सकी। एक साल अगर कोई टीम जीती है तो अगले साल वो हार गई। एक और बड़ा पहलू बड़ा दिलचस्प है कि नाम तो मुख्तलिफ शहरों के लगे हुए हैं, हाँ जी, कि ये पेशावर है, कराची है, इसमें मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि 6 की 6 टीमों के जो कप्तान हैं उनका उस शहर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, बाबर आजम लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, सरफराज क्वेटा की टीम के कप्तान हैं तो वो कराची से ताल्लुक रखते हैं, शादाब जो हैं वो इस्लामाबाद की टीम के कप्तान हैं, वो पिंडी के एक देहात से ताल्लुक रखते हैं। लाहौर में अपने अफरीदी हैं, हाँ शाहीन अफरीदी, वो केबी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाए पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज हैं, वहाब रियाज का ताल्लुक लाहौर से है। हाँ जी, तो मुल्तान की टीम के रिजवान साहब हैं, तो ये भी केपी से ताल्लुक रखते हैं। तो यानी चारों टीमों के फिर ये है कि मेरे नुक्ता निगाह से होना ये चाहिए था कि जिस इलाके की टीम है, जिस नाम से टीम है, उसमें उस इलाके के लड़के ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। अब मुल्तान सुल्तान की जो टीम है उसमें सुहैब मकसूद के अलावा मुल्तान का कोई खिलाड़ी नहीं, सिर्फ सुहैब मकसूद मुल्तान की टीम में, बाकी सारे लड़के बाहर के हैं या गैर मुल्की हैं। तो ये मतलब सूरत। दूसरा है, मेरा नुक्ता निगाह ये है कि ये रियल क्रिकेट नहीं है। रियल क्रिकेट नहीं है। रियल क्रिकेट इसलिए नहीं है कि असल जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है, हाँ, और वनडे क्रिकेट है। ओके। तो ये मेरे नुक्ता निगाह से, मैं जो अपने अल्फाज में कहता हूं, ये ऊट पटांग क्रिकेट है। ऊट पटांग क्रिकेट। आप ये देखें
कि आप वो जो बैट्समैन खड़ा होता है वो उल्टी शॉट खेल रहा है, कहीं स्वीप कर रहा है, कहीं किसी तरफ शॉट खेल रहा है, ये रियल क्रिकेट नहीं है। रियल क्रिकेट नहीं इससे है। हमारे नए खिलाड़ी पैदा करने में मदद जरूर मिली है जी। लेकिन जो हमारी असल क्रिकेट है जो उससे कहीं बहुत दूर हो गए। उसको बड़ा नुकसान हुआ है। समीरा यूसुफ साहिबा आप कुछ कह रही थी, अभी आप कुछ ऐड कर रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक इंटरटेनमेंट मिल हाँ, रही है इससे, बिल्कुल, T20 से इंटरटेनमेंट का इजाफा हुआ है, लोग दिलचस्पी से देखते हैं इसको और एंजॉय भी करते हाँ, हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते और हैं। जितना उस चीज को एंजॉय करते हैं हम शेर व शायरी को भी एंजॉय करते हैं, तो जरा शेर व शायरी भी हो जाए, बिकॉज इसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही शेर व है। शायरी बड़ा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और हर वीक हमारे साथ कोई ना कोई जो है वो शायर जरूर होते हैं। अच्छी बात चलते है, हैं। अदब के फरोग के लिए आप बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जरूरी खिदमत है। कर रहे हैं जी। और देखें एक अलमिया है, मैं उसका जिक्र जी, जरूर जी, करना प्लीज। चाहूंगी आपके प्रोग्राम के तवसत से कि एक जो शायर होता है वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको कुछ भी अदब में कुछ भी नहीं है। अदब में आपको वाह वाह और दाद के अलावा अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें जी। तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो इस सिलसिले में भी कुछ करना चाहिए अदब करना चाहिए, के बिल्कुल। अदब के फरोग के लिए। जो मतलब जिनका और कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है वो सिर्फ अदब में ही दिलचस्पी लेते हैं और उसी को लिखते हैं, उसी में ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, तो उनकी भी कुछ उनके लिए सोचना चाहिए। हाँ, अदबी तंजीमों को इस सिलसिले में भी सोचना चाहिए। लेकिन ये होता है कि बस वाह वाह होती है। तो मैं तो हर शायर को यही कहती हूँ कि जी पहले अपना रोजगार सेट करें, बिल्कुल। फिर आप जो है इसको साइड के तौर पे, एक शौक के तौर पे इसको लें। हाँ बिल्कुल, तो फिर आपका सिस्टम सही चलता है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया। तो इस हवाले से अदबी तंजीमों को सामने आना चाहिए, इस कंसर्न के हवाले से काम करना चाहिए उनको, बिल्कुल। और मजीद जो समाजी तंजीमें हैं उनको भी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, शेर व शायरी की जाने बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या सुनाने जा रही हैं। हाँ जी, एक और गजल के कुछ अशआर आपको सुनाती हूँ कि मैंने ऐसा भी कुछ कहा तो नहीं, मैंने ऐसा भी कुछ कहा तो नहीं, बेवजह बरहमी बजा तो नहीं। क्या बात है। और मेरी नियत है साफ ए हमदम, मेरी नियत है साफ ए हमदम, ना शनासा है तू खुदा तो नहीं। वाह, क्या और कर लिया फैसला जुदाई का, कर लिया फैसला जुदाई का, जुल्म है जुल्म फैसला तो नहीं। क्या बात है। जुल्म है जुल्म फैसला तो नहीं। खूबसूरत जी। और मैंने चाहा है टूट कर तुझको, मैंने चाहा है टूट कर तुझको, इश्क है रोग मशगला तो नहीं। क्या और तू किसी को भी ना मैसर हो, तू किसी को भी ना मैसर हो कि दुआ है ये बद्दुआ तो नहीं। और ओढ़ कर हिज्र की सऊबत को, ओढ़ कर हिज्र की सऊबत को, रोज कहती हूँ कुछ हुआ तो नहीं। क्या बात है, क्या बात। और आपके तंस को भी समझा मजाक, आपके तंस को भी समझा मजाक, दिल दुखा भी तो कुछ कहा तो नहीं। क्या बात है, क्या कहने, बहुत खूब। और आखिरी शेर है कि आपके जब्र पे समीरा ने, आपके जब्र पे समीरा ने, आपसे कुछ गिला किया तो नहीं। क्या बात है, क्या कहने। और इसी के साथ जो है वो हमारा ये सेगमेंट प्रोग्राम आज का इख्तिताम को पहुंचता है। आखिर पर रशीद अरशद सलीमी साहब से हम नौजवानों के नाम खूबसूरत सा पैगाम लेना चाहेंगे जो क्रिकेट के बारे में बड़े क्रेजी हैं और बहुत शौक रखते हैं। मतलब बच्चों को शुरू से स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बिल्कुल। और ये उससे मतलब सेहतमंद अपने उसकी तरबियत होती है, बिल्कुल। और ये तमाम जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल में खास तौर में मैं कह रहा हूँ उन स्कूलों में जो स्पोर्ट्स का जो सिलसिला जारी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 10वीं तक स्पोर्ट्स का एक सब्जेक्ट जो है वो उसमें शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उम्मीद करते हैं आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा।
जी जी और बिल्कुल, हमारा वक्त बहुत जो है बहुत वो बहुत अच्छा गुजरा आपके साथ। नई नई चीजें, नई नई बातें सामने आई, वो चीजें जो मेरे भी इल्म में नहीं थी, आपने वो ऐड की। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। उम्मीद करती हूँ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, इंजॉय किया होगा, आज की गुफ्तगू को इंजॉय किया होगा और ढेर सारी मालूमात हासिल की होंगी। इसी के साथ महाजबीन आबिद को इजाजत दें। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।